अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम बच्चे सामने देखें तवज्जो के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2.7 स्टार्ट होने जा रहा है। कल हमने 2.6 को एंड किया था और चैप्टर नंबर 2 का ये मेरे ख़्याल से लास्ट लेक्चर होगा। अगर हो गया लास्ट तो लास्ट है, वरना 2.8 हमारा लास्ट होगा और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। अगर मैं पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 का एक रिव्यू बैक लूँ तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में स्क्वायर एंड वेक्टर से स्टार्ट किया था, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर, फिर उसके बाद हम आए थे उसके ऊपर यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। वो लेक्चर नंबर 2.2 था हमारा। उसके बाद हमने 2.3 डिस्कस किया था जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को डिस्कस किया था, जो कि इस साल के लिए ख़त्म हो गया लेकिन अगले साल बच्चों को काम आएगा। यानी इस साल कोविड की वजह से क्योंकि कोर्स रिड्यूस किया गया है तो इस साल नहीं आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है अब नॉर्मल तौर पे वो टॉपिक पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। उसके बाद 2.4 में हमने लेक्चर नंबर जो 2.4 हुआ था उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, जो इस साल का मेरे ख्याल से आने वाला टॉपिक है। वो था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के दो पार्ट्स थे। पहले मैंने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में 2.4 का लेक्चर नंबर पार्ट ए। 2.4 था वो 2.5 था? 2.4 था। 2. पार्ट 2 और पार्ट 1 करके था ना, तो 2.4 का पार्ट ए या 2.5 अब देख लेना वो, और फिर पार्ट बी था। उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 2.5 करवाया। 2.5 में मैंने आपको a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए वाला प्रूफ करवाया और a क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वाला प्रूफ करवाया। उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा हुआ था 2.6। लेक्चर नंबर 2.6 हमने कल जो पढ़ा था वो था, उसमें हमने पढ़ा था a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। देखो पहली बात तो पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्या होता है? शेप होता है। कितनी बड़ी बात बताई आपने मुझे। आपने जो मुझे नॉलेज दी, इस नॉलेज का मैं कर्ज उतार तो नहीं पाऊँगा, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो बस मैं हक अदा करने की कोशिश करूँगा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, शेप होता है। ये बहुत बड़ी बात बताई। कैसा शेप होता है बेटा? मैंने कौन सा बोला कि मुर्गी का बच्चा है? क्या कह रही हो बेटा? दो लाइंस पैरेलल होती हैं। एक साइड होती है, 8 साइड होती है। माशाल्लाह। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल ऑफ पैरेललोग्राम। एक ऐसा पैरेललोग्राम भी होता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती हैं। सुनो बेटा, मैं कैसे कैसे बच्चों को यहाँ पे फेस करता हूँ। 8 साइड वाले को, जैसे 8 साइड अगर किसी शेप की हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्टागोन कहा जाएगा उसे। और अगर 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 4 साइड हो तो 4 साइड हो तो चौरागोन। 4 साइड है तो उसको कहेंगे आप रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर वगैरह कहा जाएगा। देखो इसने बिल्कुल एक अवामी डेफिनेशन दी, लेकिन सही डेफिनेशन दी है। सर रेक्टेंगल को थोड़ा आड़ा करके बना दे पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रही हो बच्ची। ये होता है, ये वाला शेप जो होता है ना, लेकिन इसने इतने अच्छे तरीके से बताया ना, समझ आ गया मामला। बाकी 2 साइड पे रहने दिया था, यानी मैं आपके घर में कमरा बनाऊँ 2 साइड बना दूँ बस, बोलूँ बेटे देखे मैंने आपके कमरे की 2 दीवारें बना दी, बाकी खुद एडजस्ट कर लें, तो मसला है ना भाई। तो लिहाजा ये पैरेललोग्राम होता है। टॉपिक वापस आओ। असल में मसला क्या है, वेक्टर्स में ना पैरेललोग्राम का फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अच्छा वैसे एरिया क्या होता है? एरिया होता है, वो तो हमें पता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बिल्कुल सही। 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और ब्रेथ को, तो एरिया आ जाता है। और वॉल्यूम कैसे निकलता है ये पता होगा आप लोगों को। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? वॉल्यूम। और अगर 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? एरिया। अब आओ चलते हैं हम अपने उस टॉपिक की तरफ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। असल में याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू या सामने देखो,
अब इसका नाम ही ऐसे मैं क्या करूँ, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, यानी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी इन शॉर्ट में इस तरह बोल सकता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शो करता है, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है जी बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाएं। ये हमें प्रूफ करना है, आज हमारी टॉपिक है। सवाल दो तरीके से आएगा। पहला सवाल इस तरह से होता है कि प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या फिर सवाल इस तरह आता है कि प्रूफ दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रूफ दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे क्या बेटा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप दो वेक्टर्स कंसीडर करोगे लाइक दिस। एक वेक्टर ए, ठीक है, और एक और वेक्टर, चलो खैर बन गया, वेक्टर बी। दो वेक्टर्स और इन जैसे दो और वेक्टर्स बनाओगे। ये वेक्टर बी जैसा वेक्टर हो गया और ये वेक्टर ए जैसा वेक्टर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दो वेक्टर्स कंसीडर करने होंगे, उन दो वेक्टर्स के ज़रिए एक क्या बनाना होगा, उन दो वेक्टर जैसे सेम वेक्टर बनाएंगे आप, और उनके ज़रिए क्या बना लोगे, पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया पहला स्टेप। आप कहेंगे जी सर आगे बढ़ें। उसके बाद आप क्या करोगे, वेक्टर बी का जो ये हेड है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यहाँ से क्या ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर, जो कि इस पैरेललोग्राम की हाइट शो कर रही होगी। याद रखना हाइट कभी भी टेढ़ेपन में शो नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे ना सीढ़ी है, एक ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक क्या बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है। तो पता है अगर ये सीढ़ी बनी हुई है बिलफर्ज, तो ना ये सीढ़ी जो है या ये जो स्टेयर्स बनी हुई होंगी, इसकी हाइट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। हाइट कैसे होगी, हाइट सीधी होगी। मैं अगर बोलूँ कि बताओ छत की हाइट क्या है, तो आप सीढ़ी की लंबाई नहीं नाप लोगे, आप जो नापोगे वो सीधा नापोगे। यानी किसी भी चीज़ की हाइट नापने के लिए आपको ऊपर से नीचे एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर के ज़रिए हाइट निकाल सकते हैं आप, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। यानी मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे क्या बना दी, हाइट बना दी, ऐसे करके एच बना दिया, जो कि सीढ़ी बोल रहा हूँ मैं, ये पैरेललोग्राम की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम इसको ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मेरा बेटा, अब मैं वर्डिंग्स लिखवाऊँगा, मेरे साथ मत लिखिएगा। पहले सिर्फ इतना बताओ यहाँ तक कि डायग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ आसान है। एक बात बताना सोच समझ के, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, अच्छा ख्याल रहे बेस ये नहीं है, ये है बेस, ठीक है। हाँ ओ क्यू जो है वो बेस है, और ये क्या होगा, सही है ना। यहाँ तक कोई एतराज़ तो नहीं है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आगे बढ़ जाएं। मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, उसके जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया बराबर किसके होता है। आप कहेंगे सिंस आप लेंथ को और ब्रेथ को या चौड़ाई को किसी को भी आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक की बात है, लेंथ एल तो मतलब दो साइड्स तो आपस में बराबर ही हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एल को और एच को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यानी दो चीज़ों को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेथ है और हाइट है आपस में इक्वल है। वैसे अच्छा होता है क्या, एरिया कोई कसम खा के नहीं बैठा हुआ कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे। असल में एरिया का मतलब होता है दो साइड का मल्टीपल, और वो चाहो तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, चाहो तो लेंथ इंटू हाइट कर दो, जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू हाइट कर देंगे। खैर मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, अगले स्टेप में मैं क्या कहूँगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इस वजह से नहीं ली क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो जो है 2 डायमेंशन में है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है और हाइट है वो इक्वल है,
ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल है। हम यहाँ पे यूज़ जो कर सकते हैं 2 साइड को कर सकते हैं, एक आपके पास लेंथ को कर सकते हैं और एक उसको कर सकते हैं हाइट को। यहाँ पे हम ब्रेथ को कंसीडर करके अपने लिए मुश्किल का पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस वजह से हमने सीधे सीधे 2 साइड्स को ले लिया, लेंथ को और हाइट को, क्योंकि एरिया निकालने के लिए मैंने कहा ना 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ की जगह क्या आ जाएगा a और हाइट की जगह क्या आ जाएगा h, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया या नहीं आया? ये देखो ना भाई, यहाँ पे नज़र आ रहा है लेंथ क्या है, जो वेक्टर a है वो किसको शो कर रहा है, लेंथ को। b तो किसी लकड़ी में है ही नहीं ना, b तो इस तरह टेढ़ा है, तो वो किसी साइड को प्रॉपर अंदाज में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो ये जो आपके पास क्या है, लेंथ, वेक्टर a क्या है लेंथ, और ये परपेंडिकुलर क्या अपना ये जो ये की साइड है क्या है h, तो एक हो गया लेंथ और एक हो गया, क्लियर हो गया, तो a इंटू एच। मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हैं आप आपस में। वो जो बराबर वाले से आप पूछते थे कॉन्फिडेंस के साथ, अगर उसको इतना ही आता तो मेरे सामने थोड़ी बैठी हुई होती, यहाँ खड़ी हुई होती। सोचने सही बात है ना, बराबर वाले से पूछते हैं यार ये ऐसे कैसे आ गया, वो बेचारी को खुद कंफ्यूज पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन वो बोलती है यार पता नहीं आया होगा इस तरह, और वो समझ भी जाते हैं। क्यों पूछते बराबर वाले से? आपने ना तो फ़ीस पैसे बराबर वाले को दिए, ठीक है, ना बराबर वाली को इतनी महान लड़की है कि आप समझे जो आपका हाल है ना, ट्रस्ट में वही उसका भी हाल है। तो लिहाजा अपने आप को बर्बाद मत करो, सामने जो बंदा मौजूद है उससे पूछो, बता देगा वो। अगर नहीं आता तो किसी से पूछ के बता दूंगा मैं, लेकिन बराए मेहरबानी हमसे बात करो। बड़ा अजीब सा फील होता है कि हमारे होते हुए आप किसी और से बात करते हैं। सामने देखिए, एरिया इज इक्वल टू a इंटू एच, मैं सवाल पूछने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू a इंटू एच। चलें आगे चलें। नहीं, असल में जब आप लोग इस तरह करते हो ना तो फिर बैकग्राउंड में वाला गाना चलने लग जाता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ, मतलब यार इतने बुरे हैं क्या हम कि कोई बच्चा हमसे सवाल तक नहीं कर रहा। नाउ कंसीडर ट्राइंगल OPQ, ठीक है। अब सामने देखो बेटा, तवज्जो, अब आप कंसीडर करो ट्राइंगल OPQ। अगर OPQ ट्राइंगल कंसीडर करो तो ये वाला फार्मूला तो बहुत ही मशहूर फार्मूला है, जो कि मैं लगाने जा रहा हूँ आपके पास, कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं एक दफ़ा फिर से टॉपिक का फ्लैशबैक दे रहा हूँ कि देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू A क्रॉस B प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने 2 वेक्टर कंसीडर किए और एक पैरेललोग्राम बना लिया। एक पैरेललोग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया भाई साहब कि हमने एरिया का जनरल फार्मूला लिखा कि भाई एरिया 2 साइड का मल्टीपल होता है, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ हमारे पास a था, हाइट हमारे पास h थी, उनको मल्टीपल करके हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। उसके बाद हमने ट्राइंगल को कंसीडर किया है OPQ और फिर साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया। अच्छा, वो ठंडा क्वेश्चन दोबारा से आपके जहन में आ सकता है कि यार ये क्या, कहीं साइन थीटा लगाते हैं कहीं कॉस थीटा लगाते हैं, ऐसे बदमाशी थोड़ी ना होती है। तो मैंने कल इसका जवाब दे दिया था कि सबके पीछे लॉजिक है। यहाँ साइन क्यों लगाया समझ गए होंगे, क्योंकि हम जो प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। इस वजह से हमने जानबूझ के साइन का फार्मूला लगाया। अगर हमें डॉट चाहिए होता तो हम कॉस का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमने साइन का फार्मूला लगाया। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा, PQ। वेरी गुड, PQ। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है मेरा बेटा? जल्दी से बताओ PQ H। वेरी गुड, ज़बरदस्त जा रहे हैं आज आप। B, ज़बरदस्त। चलें आगे। मेरा बेटा जल्दी से बताओ, B यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ जगह क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ज़रा सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो ये अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया? अब मैं आप पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 सामने, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज़ की एडिटिंग कर दूँ। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू दिस था, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था उसूली तौर पे कि देयरफॉर एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर बिलफर्ज आप ना शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू A into H। ठीक है, तो अब आ जाओ, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, ये देखो A अगर किसी बच्चे को एतराज़ है ना मुझ पे, तो मैं आपको सस्ता वाला जादू दिखा देता हूँ। ये देखो H इज इक्वल टू क्या है? B sin थीटा, यानी जहाँ H है वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? ये देखो B sin थीटा को उठाया और यहाँ रख दिया। ये देखो एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू A और H की जगह B sin थीटा। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलूँ? मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज, मतलब लास्ट लेक्चर नंबर 2.4 में या 2.5 में आप लोगों ने याद किया था कि A क्रॉस B बराबर होता है AB sin थीटा के, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा के, याद है? फिर बताओ A क्रॉस B किसके बराबर होता है? तो यार जब A क्रॉस B AB sin थीटा होता है, A क्रॉस B जब AB sin थीटा होता है तो AB sin थीटा क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई? तो इस समझ में आ गया बेटा? A क्रॉस B क्या होता है? पूरा बोलो ना, साइन थीटा नहीं होता। A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? तो AB sin थीटा क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? AB अगर ये लिखा होता A क्रॉस B तो मैं AB sin थीटा लिख सकता था, तो जब AB sin थीटा होगा वहाँ पे A क्रॉस B लिख सकता हूँ। इसमें कौन सी जंग हो गई? तो AB sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A क्रॉस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? हैंस प्रूव्ड। मुश्किल तो नहीं है? सवाल लिखो और लिख के हेडिंग डालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की और लिखो कंसीडर टू वेक्टर्स A एंड B। ये सवाल और हेडिंग डाली हुई है ना आप लोगों ने? हेडिंग जल्दी से हेडिंग तक पहुंच जाओ और लिखो कंसीडर टू वेक्टर्स, consider two vectors A and B which are making a parallelogram as shown in figure. Consider two vectors A and B which are making a parallelogram as shown in figure. And then करके अब बात सुनो, देन करके आप क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे, फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लोगे। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारा जिसमें हम दो छोटे छोटे प्रूफ्स करेंगे। बल्कि इसी लेक्चर में हम उस प्रूफ को भी क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लेक्चर में भी कितना टाइम बाकी है हमारा? 5 मिनट है। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे या न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सुन लो। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 2 में, लेकिन वो इस साल इंक्लूडेड नहीं है, या आगे के लिए बता रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है वीडियो आगे भी यूज़ होगी, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने प्रूफ्स आए ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 2 के क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स। और आपको अच्छी तरह पता है थ्योरी तो मैंने ज़ाहिर सी बात है जैसे अंदाज में पढ़ाई है, ट्रस्ट मी, पता नहीं मैं अपने मुँह मियाँ वो क्या कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन आप अगर घर में जाके मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को याद करोगे ना, यूँ याद हो रहे होंगे। ठीक है ना? हाथ के हाथ याद हो रहे होंगे, कोई इतनी मुश्किलात हो नहीं रही होंगी आपको। रिलैक्स होके जिस दिन जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हाथ के हाथ याद करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई इतनी मुश्किल फ़िज़िक्स नहीं है जो तबाही मची हुई है कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल होती है। आपके सामने है, मैंने खोल के सारे चैप्टर आपके सामने रख दिए कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन 2 का मैंने कहा ना आपको पहले बताया कि इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है।
पिछले 4-5 सालों में 6 सालों मुझे अराउंड ज़्यादा वक्त नहीं हुआ पढ़ाते हुए, बहुत ज़्यादा मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने चंद सालों के अंदर कुछ एक्सपीरियंस किए। उसमें मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे को पढ़ाई की तरफ तवज्जो बनती है वो पेपर के दिनों में बनती है, और पेपर के दिनों में वो जब रिवीजन चाह रहा होता है ना, उस वक्त टीचर उसको लिफ्ट करा नहीं रहा होता, और टीचर की भी इसमें मजबूरी होती है। मैं रिप्लाई नहीं करता, मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चौड़ा नहीं हो रहा, लेकिन आप मेरा मोबाइल अभी उठा के देख लो, सिर्फ 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंदर 250-300 व्हाट्सएप आए हुए होते हैं। कैसे चेक करूँगा भाई, पागल थोड़ी हूँ कि मैं इतने व्हाट्सएप चेक करता रहूँ। तो लिहाजा क्योंकि नंबर है, अक्सर लोगों के पास नंबर्स होते हैं, कोई कॉल कर रहा होता है, कोई मैसेज कर रहा होता है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो अब आपको जब एंड में मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, यानी जब आपको मेरी ज़रूरत है मैं आपको अवेलेबल नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो सब ज़ीरो बन जाएंगी। क्योंकि आपने भले से कितना भी कुछ किया हो, लेकिन अगर आप छोटा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दो तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, ज़ीरो बन जाती हैं, याद रखना। तो लिहाजा मैंने इसके लिए कर लिया कि यार जब भी किसी बच्चे को सपोज़ करो ये टॉपिक याद कर रहा था, उसको जहन में निकल गया कि यार ये कैसे आया था, उसने फ़ौरन से गया लिंक पे क्लिक किया, उठा के ये वाला पॉइंट देख लिया सर का, 1 मिनट के अंदर सर ने रिवाइज़ करके दे दिया कि बेटा ये क्या था। तो बहुत अच्छा बैकअप है, बस इसका फ़ायदा उठाना है, और हमें एक कोशिश करनी है कि फ़िज़िक्स में इस बार हमारे 85 में से कम से कम 80+ तो हो। अगर 85 आउट ऑफ 85 किसी के आ गए तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा, ठीक है। इंशाल्लाह से ट्रीट मैंने मर्ग की कभी नहीं देनी, मेरे जाके तारीख़ में स्टूडेंट से पूछ लो, मैं कंजूस आदमी हूँ, मैं कभी भी ट्रीट नहीं देता, ठीक है। फर्स्ट है वो मैं देता हूँ, मैं ट्रीट देता हूँ, ठीक है, मैं ट्रीट देता हूँ, लेकिन ट्रीट में देखो भाई ट्रीट देने पे एतराज़ नहीं है। मैं वीडियो बंद कर दूँ फिर बताता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।